13वां एनुअल कॉन्फ्रेंस जिसका विषय बिल्डिंग इफेक्टिव लेजिस्लेचर्स, जो हमारे देश के राजधानी दिल्ली के इस प्रसाल में आयोजित किया गया है। सबसे पहले तो मैं पार्लियामेंट रिसर्च के टीम के माननीय तमाम पदाधिकारी और ऑफिस बियरर्स सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, और विशेष करके आज इस प्रसाल के अंदर में इस विषय के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जो उपस्थित हुए हैं, इन तमाम प्रबुद्ध और जिज्ञासा रखने वाला जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और बड़ी हर्ष और खुशी के साथ मैं हमारे साथ हमारे दो सीनियर, एक हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष जी, उन्हें भी मैं तहे दिल धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस विषय के लिए आज हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सही मायने में इस सिस्टम को उत्तरोत्तर ताकतवर और समय के अनुसार बदलने के लिए इस तरह का आलोचना देश और देश के अंदर में, जैसे विभिन्न विधानसभा में हो, जो इतना बड़ा क्षेत्रफल में विस्तृत हमारा ये देश है, इस तरह का विचार विमर्श होना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र राजनीतिक बराबरी के सिद्धांत पर काम करता है। प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष बराबर है, बिना किसी धर्म, जाति, पहचान के भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को बराबर राजनीतिक अधिकार प्राप्त है हमारे संविधान के मुताबिक। और यह भी विषय सत्य है कि शासन भारतीय बहुमत के आधार पर ही भारतीय लोकतंत्र में शासन की व्यवस्था है। भारत की संविधान का स्वरूप एक गणतंत्र है और इसकी संरचना संघीय है। हमने संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है। यूं तो सभा और समिति के रूप में यह व्यवस्था वैदिक काल से ही हमारे देश में चली आ रही है, परंतु स्वतंत्रता के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाते हुए वेस्टमिनिस्टर सिस्टम के आधार पर संसदीय लोकतंत्र को स्थापित किया है। संसद और विधानसभा इस लोकतांत्रिक प्रणाली में धुरी की भूमिका निभाती है। संसदीय संप्रभुता और संवैधानिक सीमाएं तो अधिरोपित है, परंतु संसद और विधानसभाएं अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। संसद और विधानसभाओं को अपनी व्यवस्थाओं को संचालित करने का अक्षुण्ण अधिकार है और कोई भी प्रक्रियात्मक भूल इनके द्वारा लिए गए निर्णयों को प्रभावित नहीं कर सकती। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझाते हुए लोकसभा के पहले अध्यक्ष श्री मावलंकर जी ने कहा था कि फॉर रियल डेमोक्रेसी वन हैज टू लुक नॉट मेयरली इन द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द रिजल्ट एंड रेगुलेशंस मेड फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लेजिस्लेचर, बट वन हैज टू फॉस्टर ए रियल डेमोक्रेटिक स्पिरिट इन दोज who from the legislature. If this fundamental is borne in mind, it will be clear that through questions would be decided by the majority's parliamentary government will not be possible if it reduced to mere counting of heads or hands. If we are to go merely by majority, we shall be fostering the seeds of fascism, violence and revolt. If, on the other hand, we could help to foster a spirit of tolerance, a spirit of freedom,
of a discussion and a spirit of understanding, we shall be the fostering the spirit of democracy. देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम जनों का विश्वास अक्षुण्ण रखने हेतु केवल जनकल्याण के कार्यों को जनकल्याण को अपनी समझ के अनुसार किया जाना जरूरी नहीं है, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया में आम जनों की सहभागिता भी आवश्यक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के विषय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उठाए जाने का प्रावधान है, परंतु सूचना प्रौद्योगिकी इस बदलते परिवेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की आस्था बनाए रखने के लिए इस पूरी प्रक्रिया के प्रति उनकी जागरूकता एवं उनकी पूरी प्रक्रिया में अपनी सहभागिता भी उतनी ही आवश्यक है। मैंने अपने विधानसभा यानी झारखंड विधानसभा में इन विषयों के सार्थक समाधान के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रयास पिछले कई सालों से किया है। इस क्रम में झारखंड विधानसभा में एक स्वतंत्र टीवी चैनल का अधिष्ठापन मैंने किया है, जो वर्तमान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम जनों तक न केवल सदन का कार्रवाई को पहुंचा रही है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को विषय में तथ्यपरक जानकारी लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी कर रही है। इसके साथ ही इसी कड़ी में समाज के अलग अलग जानकार और स्टेक होल्डर को भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जोड़ने का प्रयास किया है। इसके पीछे मेरा एक सोच था कि विधानसभा और लोकसभा के अंदर, लोकसभा तो निश्चित रूप से समृद्ध है इन तमाम चीज़ों से, लेकिन देश के अंदर में कई एक विधानसभाएं हैं जो इस विषय को जन जन तक पहुंचाने में आज तक भी सफलता हासिल नहीं कर पाया है। इसलिए मेरा सोच था कि जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि, उनका आचार आचरण प्रजातांत्रिक ढंग, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के मुताबिक वे विधानसभा के अंदर क्या कर रहा है, इनका सारा जानकारी उनको चुनने वाला जनता को जानने का हक होता है। इसलिए मैंने इस चैनल को लागू किया है और मैं समझता हूँ हमारे राज्य के कई लोकल लैंग्वेज में भी, क्षेत्रीय भाषाओं में भी विधानसभा के इस कार्रवाई को 3.5 करोड़ जनताओं के बीच पहुंचाने के लिए प्रयास करता हूं। और सिर्फ यही ही नहीं, इस व्यवस्था को समृद्ध करने के लिए समय समय पर हम लोगों ने कार्यशाला का भी आयोजन करते आ रहा है। समय समय पर ऐसे विषय जो सही मायने में आज के परिप्रेक्ष्य में समसामयिक है, जिसका चर्चा होना और एक सामूहिक निष्कर्ष आना बहुत ही आवश्यक होता है, उस विषय पर भी हम लोगों ने चर्चा कराने का काम विधानसभा के माध्यम से कराने का प्रयास करता है। एक दूसरा हमने एक प्रयास पिछले दिनों में शुरू किया है, जो झारखंड छात्र संसद लगातार दूसरे वर्ष तक हम लोगों ने किया, और छात्र संसद अन्य संस्थान अथवा विधानसभाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले छात्र संसदों से बिल्कुल अलग है। मैं इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आप लोगों के बीच में शेयर करने का प्रयास करूंगा। वो यह है कि हम लोगों ने अपने राज्य के हर जिला से और हर यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का एक अच्छा कंपटीशन के माध्यम से प्रतिभागी का सिलेक्शन हम लोगों ने करते हैं, और वे भी आईएएस, आईएफएस और जानकार व्यक्तियों के माध्यम से उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद उस छात्र को हम लोग चयन करते हैं, और चयन करने के क्रम में एक शैडो असेंबली बनाने का काम करते हैं। मैं धन्यवाद पुनः देना चाहता हूं पीआरएस टीम के जितने सारे मेंबर हैं, विशेष करके चक्षु राय जी, इन्होंने भी समय पर जाकर के हमको इन तमाम विषयों पर गाइड करते रहते हैं, और इन्हीं लोगों के आइडियोलॉजी के हिसाब से हम लोग इसको व्यवस्थित करते हैं। और हमारा इसमें एक चीज़ मानना है कि आज जिस शासन व्यवस्था के तहत हमारा देश और राज्य की कानून व्यवस्था चलता है, जिस विधानसभा के अंदर में विधि का निर्माण होता है और उस विधि का पालन
तमाम जनताओं को करना पड़ता है। देश के पार्लियामेंट के अंदर में देश के लिए कानून बनते हैं और उस कानून पूरे देश को आच्छादित करता है। हम सब नागरिक को उस कानून के अधीन आता है। तो आखिर हमारा देश में जो लोग बसे हुए हैं उनको अगर इसका जानकारी न हो कि देश के अंदर में कैसे कानून बनता है, राज्य के अंदर में राज्य के परिप्रेक्ष्य में कैसे कानून बनता है, तो हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी का ये जो सिद्धांत है कहीं ना कहीं अधूरी रह जाता है। इसलिए मैंने इसको प्रयास किया है और इससे विद्यार्थियों को लेकर के एक शैडो असेंबली के रूप में हम लोग वहां पर करवाते हैं। और उसमें सिर्फ ये नहीं, विधानसभा का जो ही विधायी परिपाटी है, यानी प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण, विधेयक का पारण, कानून का कैसे इम्प्लीमेंटेशन, इन तमाम विषयों को लर्निंग बाय डूइंग सिस्टम से कि हमने करके दिखाने का प्रयास करते हैं कि ताकि हमारे विद्यार्थियों को, और वैसे विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हैं, वैसे विद्यार्थी जो सही मायने डेमोक्रेटिक सेटअप के प्रति आस्था भी व्यक्त करते हैं और इस विषय के बारे में जानकारी भी रखना चाहते हैं। मैं एक बात आपके बीच साझा करना चाहता हूं। आपने देखा होगा, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो या मेडिकल का स्टूडेंट हो, साइंस का स्टूडेंट हो, कोई जरूरी नहीं है कि इन तमाम विषयों के बारे में अध्ययन करते होंगे। उनके सेकेंडरी एजुकेशन में या प्रारंभिक क्लास में भले ही इस विषय के बारे में कुछ अगर जानकारी हासिल कर लेते हैं और इधर पेपर, पत्रिका, इन तमाम विषयों पर अगर उनका रुचि है तो भले ही इसको कलेक्शन कर लेते हैं, लेकिन इस विषय के बारे में उन लोगों को जानकारी होना हम नहीं समझते हैं हो पाता है। इसलिए मेरा प्रयास है। और जबकि कानून बनता है तो चाहे वो मेडिकल साइंस के छात्र हों या इंजीनियरिंग के छात्र हों या वो विज्ञान के छात्र हों या दूसरा विधा के छात्र हों, सब लोगों को कानून को पालन करने का आवश्यकता होता है। और जब वे अपने समाज में प्रवेश करते हैं, जब अपने घर में जाते हैं, अपने दोस्त साथी के बीच में जब बैठते हैं और इन विषयों पर जब चर्चा होता है, तो उस चर्चा के क्रम में हम लोगों ने देखा है, हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव है, आधा अधूरा चर्चा होता है। लोगों को इसका जानकारी का घोर अभाव होता है। मैंने इसको प्रयास किया कि कम से कम हमारे यूनिवर्सिटी के छात्र, मेरा उद्देश्य इसके पीछे जब मैंने इस काम को शुरू किया तो बहुत सारे वैसे व्यक्ति की आलोचना का भी सम्मुखीन होना पड़ा कि आखिर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को बुला करके स्पीकर साहब इस तरह विधानसभा के परिपाटी के बारे में क्यों जानकारी देना चाहते हैं। तो मेरा उसमें सिर्फ और सिर्फ ये था, मेरा उद्देश्य ये नहीं कि तमाम विद्यार्थी अपना विद्या अध्ययन को छोड़ करके अपने कैरियर के मूल जगह जो लक्ष्य है, उनका जो गोल है, उस गोल के अचीवमेंट को छोड़ करके वो एमएलए एमपी बने, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि तमाम विद्यार्थियों को इन विधाओं को और इस गूढ़ विषय पर जानकारी हासिल करना सही मायने में उचित है। और एक विषय को मैं और भी जानता हूं, शायद आप सारे लोग भी इसको जानते हैं कि डेमोक्रेसी तभी सफल होता है जब पूरा देश के तमाम नागरिक डेमोक्रेट होते हैं। तो हम खुद ऑटोक्रेट हैं, हम चाहते हैं मोर एंड मोर फैसिलिटी हम ही को अवेल करना है, दुनिया की सारा सुख सुविधा हम ही को प्राप्त करना है। और इसके लिए हम नंगे पैर अगर दौड़ के चलते हैं, नियम कानून कायदा को ताक में रख करके, तो हम समझते हैं कहीं ना कहीं इस प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के अंदर में एक अपव्यवस्था फैलने की संभावना होता है, जो आज अगर आप बारीकी से देखेंगे तो निश्चित रूप से इन तमाम विषय परिलक्षित होता नजर आ रहा है। इसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि इस देश में रहने वाले लोग, इस व्यवस्था को मानने वाला लोग, हर लोगों के अंदर में इस सिस्टम का जानकारी हासिल करना अति आवश्यक है। इसलिए मैंने इस विषय को भी शुरू किया है। हमने इस शैडो असेंबली में विधेयक को भी लाते हैं, आपको बता दूं, और विधेयक को भी हम लोग सिलेक्शन करने के लिए पीछे कई विद्वान का सहयोग हम लोग लेते हैं। पिछले समय में हम पर्यावरण को विषय को चूज किया था कि पर्यावरण के विषय में आज पूरा देश और दुनिया संकट में है,
पिछले दिन कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि प्राण वायु के लिए तड़पते तड़पते हुए लोग अपना प्राणों का विसर्जन दे रहे थे। उन तक प्राण वायु यानी ऑक्सीजन तक पहुंचाने में हम लोग असमर्थ नहीं हो रहे थे। इतना हमारा देश पर्यावरण के विषय पर इतना पॉल्यूटेड हो गया है, इस विषय को चर्चा कराना अति समसामयिक था। और इस बार का जो विषय हम लोगों ने चुना वो विषय था द रोड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एंड द रोल ऑफ यूथ। आज आप देख रहे हैं देश के अंदर करीबन 1.5 लाख से 2 लाख आदमी रोड एक्सीडेंट से अपना प्राणों का विसर्जन देते हैं, काल के गाल में समा जाते हैं। ऐसे स्थिति में हर व्यक्ति को घर से निकलने के बाद सड़क में चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या पगडंडी के रास्ते में हम कैसे यातायात करें, हमको ऑलवेज कीप लेफ्ट और राइट, इन तमाम चीज़ के बारे में ज्ञान होना चाहिए। और हम समझते हैं कि जब भी इस ज्ञान के अभाव में हम इतर चलने का प्रयास करते हैं तो हर रोज हमको इस तरह का दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। इसलिए इस बार भी मैंने इस पर चर्चा हमने करवाया और मैं समझता हूं कि इस चर्चा को और ज़्यादा व्यापकता करने के बारे में भी झारखंड विधानसभा हम लोग सोच रहे हैं। चूँकि हमारा विधानसभा न्यूली क्रिएटेड असेंबली है, हम लोगों के पास साधनों का बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, फिर भी हम लोगों ने इस तरह का छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं, जिसको मेरे ख्याल से हर जगह इस तरह का जागरूकता का एक अभियान चलना चाहिए, ताकि आने वाला समय में हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप और डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था और ज़्यादा ताकतवर हो। इसलिए इस तरह का चर्चा होना चाहिए। झारखंड एक नया राज्य है, हमने 22वीं वर्षगांठ मनाई, परंतु झारखंड के लोकतांत्रिक परंपराओं की जड़ें काफ़ी गहरी और व्यापक है। हमारे वहाँ का जो सामाजिक व्यवस्था है, ये सामाजिक व्यवस्था सामूहिक निर्णय पर आधारित है। आज भी आप गांव में जाएंगे तो गांव में ग्राम सभा मिलेगा, और गांव में या सार्वजनिक रूप से या सरकार के तरफ से कोई भी योजना का अगर धरातल पर उतारना है, इम्प्लीमेंट होना है, तो ग्राम सभा का आवश्यकता होता है। अगर ग्राम सभा आपको उस योजनाओं को उस गांव में करने के लिए इजाज़त नहीं देती है तो वह योजना उस जगह पर नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो लोकतांत्रिक परंपरा जो हमारे राज्य के अंदर में है, वह सामाजिक परंपराओं में रचा बसा है। आपने इसको भी जानते होंगे, जब देश के अंदर में करीब करीब उस समय 12 सेपरेट स्टेट का एजिटेशन चल रहा था, विदर्भ, पंचाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, बोडोलैंड, गोरखा हिल काउंसिल, और इतने आंदोलन चलने के बावजूद 3 ही राज्य पहले पारी में बना था, वे झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल। और मैं आपको बता दूं कि झारखंड का आंदोलन सबसे पुराना आंदोलन रहा है और एक प्रजातांत्रिक आंदोलन रहा है और अहिंसात्मक आंदोलन रहा है। झारखंड अलग राज्य बनने के क्रम में अहिंसा का कहीं कोई बू दूर दूर तक नहीं आती है। इतना सुंदर ढंग से उसका नेतृत्व हमारे आदरणीय आज भी राज्यसभा के माननीय सांसद आदरणीय शिबू सोरेन, जिसको हम लोग दिसम गुरु के नाम से जानते हैं, उनके नेतृत्व में यह आंदोलन लड़ा गया था और राज्य भी बना और एकदम संपूर्ण रूप से अहिंसात्मक आंदोलन के फलस्वरूप हम लोगों ने इस राज्य को प्राप्त किया। झारखंड विधानसभा के संसदीय व्यवस्था को मजबूत प्रभावित करने के लिए हमने और कई अभिनव प्रयोग का भी हमने शुरू किया है, जो पूरे देश के लिए, पूरे देश में हमसे बेहतर व्यवस्था है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। फिर भी हम लोगों ने जो किया है, अगर कहीं कोई राज्य को अगर इसको अंगीकार करने की आवश्यकता होता है तो करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था झारखंड विधानसभा में एक है अनागत प्रश्न, यानी माननीय सदस्य लोग जो सवाल करते हैं, अल्पसूचित, तारांकित, ध्यानाकर्षण, जो जन मुद्दा को लेकर के विधानसभा के अंदर में रखते हैं और वे किसी कारणवश उस
सवाल का अगर डिस्कशन नहीं हो पाता है, समाधान नहीं हो पाता है, या तो हाउस एडजर्न हो गया या हाउस में कोई विरोध उत्पन्न हो गया, सदन चलाना संभव नहीं हुआ, तो उन जन समस्या और माननीय सदस्यों का जो सवाल है उस सवाल को जिंदा रखने के लिए हम लोगों ने एक समिति बना रखा है। उस समिति का नाम है अनागत प्रश्न समिति। ये तमाम सवाल उस अनागत प्रश्न समिति में चले जाते हैं और अनागत प्रश्न समिति का एक समिति भी बना हुआ है, परमानेंट समिति, जो समय समय पर उन तमाम अनागत प्रश्न जो हाउस के फ्लोर पे जिसका डिस्कशन नहीं हुआ, जिसका समाधान नहीं हो पाया, उस विषय पर संबंधित विभाग के अधिकारी को बुला करके उस पर चर्चा करते हैं। यानी माननीय सदस्यों के द्वारा जो जन समस्या का मुद्दा सदन तक लाने का उन्होंने जो प्रयास किया है और लाने का काम किया है, इसको हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। इस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग सरकार और सरकार के अधिकारी को बाध्य करते हैं। आज सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार हो रही प्रगति से आम जनों का जुड़ाव शासन से संबंधित विषयों से तो हुआ ही है। आपने निश्चित रूप से इस पर ध्यान दिया होगा कि डेविड बी रीड जो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया भर के एक बड़े नाम है, उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी इन 2030 will be democracy in a name only. The mechanism of widespread corporate surveillance of user behavior and modification of user behavior are becoming so sophisticated that the citizen interest of the democratic structured countries will no longer be representative in any meaningful way. That is, by collecting vast amounts of information about user performance and response and the user of highly targeted behavior modification techniques, citizens' choice will be manipulated more and more in the interest of those who can pay to drive the system. The current forms of democracy limit citizen participation to election events, even few years where issues and candidates are structured by the political parties into highly targeted single vote events that do not represent individual interest, and instead a small set of provocative wedge issues are made the entire focus of the citizen's choice. This is not representation of interest, it is a managed poll that can easily be manipulated by behavior modifications of the sort that technology is moving towards. रीड ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट किए जाने के संबंध में जो बात उठाई है, वह वर्तमान में न केवल सभी विधायिकाओं के लिए बल्कि लोकतंत्र का भला चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। हमें आज इस पर गौर करने की आवश्यकता है। इसका समाधान तभी संभव हो सकता है जब लोकतंत्र का भला चाहने वाले लोग इस ओपिनियन मैनिपुलेशन के विरुद्ध जागरूक होकर आम लोगों के बीच काम करें। पीआरएस जैसी संस्थाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण काम काज कर सकती है एवं विधायिकाओं को एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आगे आना होगा। इस परिप्रेक्ष्य में विधायिका का जो उत्तरदायित्व है उसे 5 वॉवेल्स के माध्यम से समझा जा सकता है। ऐसे accessible for citizens both online and offline, efficient institution, the shareheading, the process of the lawmaking, are inclusive towards all sections of society, open, free, fair, transparent in its functioning, and united with the citizens in the quest for the strong India. मुझे आशा है कि ऐसे सम्मेलन से हम लोकतंत्र का भला कर पाएंगे और लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूती से अपने दायित्वों का निर्वहन करा पाएगी। और विशेष करके इतने बड़े देश में जहां 125 करोड़ की आबादी है और
कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिसका सीमाएं हैं, इतने बड़े देश को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए इसमें व्यापक अनुसंधान की, व्यापक रिसर्च की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, जो अपने पेशे से अपने आप को सीमित न रखते हुए इस देश के विषय में भी सोचने का आवश्यकता है। और समय समय पर पीआरएस जैसे संस्था को अपने सुझाव के माध्यम से, चाहे मौखिक सुझाव हो चाहे लिखित सुझाव हो, सुझाव के माध्यम से इनको और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। मैं इन्हीं संक्षिप्त बातों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार जन्मदिवस।